अध्याय 5 विक्रमादित्य का सिंहासन। कहानी। प्रस्तुत अध्याय में राजा विक्रमादित्य के ज्ञान तथा न्यायपूर्ण शासन का वर्णन किया गया है। विक्रमादित्य के नाम से सभी लोग परिचित हैं। वह भारत के गौरवान्वित सर्वोत्तम सम्राटों में से एक रहा है। उसका शासनकाल भारतवर्ष के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विक्रम संवत का आरंभ उसी से होता है। यद्यपि विक्रमादित्य का नाम इतना प्रसिद्ध है, परंतु आश्चर्य है कि हम उसके जीवन के विषय में कुछ तथ्यपरक जानकारी नहीं रखते। केवल कुछ तिलिस्म कहानियों के अतिरिक्त विक्रमादित्य के विषय में एक बात निर्विवाद रूप से लोगों में घर कर बैठी है। यह उसके विषय में प्रचलित कहानियों से भी प्रकट होता है कि ज्ञान व न्याय से उसे अत्यंत प्रेम था। उसने अपनी प्रजा के साथ विशुद्ध एवं पूर्ण न्याय किया। अपने दरबार में वह विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों को रखता था। कहा जाता है कि उसमें न्याय करने की अद्भुत योग्यता थी। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने कभी किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया। न्याय करने में वह कभी धोखा नहीं खा सका। अपराधी को जब विक्रमादित्य के सामने लाया जाता था तो वह दंड के भय से कांपने लगता था। अपराधी को इस तथ्य का पता होता था कि विक्रमादित्य की आंखें उसके अपराध को पहचान ही लेगी। लोग अपनी समस्याओं का सदा ही उत्तम समाधान विक्रमादित्य द्वारा पाते थे। उसके पश्चात भी यदि भारत में कोई न्यायाधीश अपनी पूर्ण योग्यता से निर्णय सुनाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया था। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी कला और संस्कृति का केंद्र थी, परंतु समय के साथ साथ इस नगरी के महत्व को लोग भूलते गए। जिस न्याय सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य न्याय किया करता था, उसे भी समय के चलते लोग विस्मृत करते गए। उसका स्वर्णिम काल गए जमाने की बात हो गई। विक्रमादित्य का महल और किला नष्ट हो गए। उसके टूटे फूटे खंडरों अवशेषों पर घास तथा वृक्ष उग आए और वह स्थान पशुओं का चरागाह बन गया। निकटवर्ती गांवों के लोग यहाँ अपने मवेशी चराने के लिए आने लगे। चरवाहे लड़कों की देखरेख में प्रातः पशु आ जाते और साय काफी देर तक लौटते। जब लौटने का समय होता था, उनमें से एक लड़का चरागाह के किनारे खड़ा होकर पुकारता था और सब पशु चरवाहों सहित उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे और सब मिलकर एक साथ घर लौटते थे। उज्जैन के पास गांव के चरवाहों के लड़कों का जीवन इसी प्रकार का था। इस प्रकार के बहुत सारे लड़के थे। चरागाह में हंसी मजाक करके समय गुजारने का उन्हें पर्याप्त अभ्यास होता था। वे दिन भर खेलते रहते और मवेशी चरकर अपना पेट भरते रहते। यही सबकी दिनचर्या थी। एक दिन उन्हें खेल का मनोरम मैदान मिल गया। वृक्षों के बीच स्थित यह मैदान खुरदरा और ऊबड़ खाबड़ था। इधर उधर पत्थरों के निकले हुए सिरे थे और बीच में मिट्टी का हरा भरा टीला था। यह टीला किसी न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई देता था। एक लड़के के मन में ऐसे ही विचार आया और वह उस पर जाकर बैठ गया। वह चिल्लाया, लड़कों, मैं अब न्यायाधीश बनूंगा और तुम सब अपने मुकदमे मेरे पास लाओगे।
मैं तुम्हारे मुकदमों की सुनवाई करूंगा। इस प्रकार वह न्यायाधीश का अभिनय करते हुए चेहरा सीधा कर गंभीर भाव से बैठ गया। परंतु तुरंत दूसरे लड़कों ने यह तमाशा देखा और उनमें कुछ ने कानाफूसी करके झगड़ा किया। इस प्रकार झगड़ा कर वे सामने आए। प्रत्येक दल ने अपनी अपनी बात कही। एक ने कहा अमुक खेत हमारा है और दूसरे ने कहा नहीं हमारा है। इस प्रकार वे कहते गए। वे सब चाहते थे कि वह इस झगड़े को निपटाए। तभी वहां के वातावरण में परिवर्तन हुआ। सभी को विचित्र सा एहसास हुआ। टीले पर बैठने से पहले जो लड़का साधारण दिखाई देता था अब बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। वह शांत और गंभीर हो गया था और उसकी बातचीत का ढंग तथा मुख मुद्रा इतने अद्भुत और प्रभावशाली हो गए थे कि शेष लड़के उससे आतंकित हो गए थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि यह केवल मजाक है और फिर एक नया मुकदमा उसके सामने रखा और एक बार फिर उसने अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार घंटों तक यह क्रम चलता रहा। न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ वह उसी गंभीरता से लौटने के समय तक शिकायत सुनकर निर्णय देता रहा और फिर अपने स्थान से नीचे कूदा और दूसरे चरवाहा लड़कों के समान हो गया। इसके बाद से वह चरवाहे का लड़का इतना प्रसिद्ध हुआ कि सभी पेचीदा झगड़े उसके सामने रखे जाते थे और बार बार वैसा ही होता था। जब वह उस स्थान से नीचे उतरकर आता तो उसमें और अन्य लड़कों में कोई अंतर न होता था। धीरे धीरे सर्वत्र यह खबर फैल गई। निकट दूर सभी गांवों के बड़ी अवस्था के सभी स्त्री पुरुष अपने झगड़े उस चरवाहे के लड़के के सामने लाने लगे और वहां सदैव उन्हें ऐसा निर्णय मिलता था जिसे दोनों दल मान लेते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। यह खबर उस राज्य के राजा के कान में भी पड़ी। उज्जैन से दूर अपनी राजधानी में बैठे हुए ही उसने इस कहानी को सुना। राजा ने अनुमान लगा लिया कि वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। राजा का अनुमान ठीक ही था। चरागाह के पास यह खंडर कवि विक्रमादित्य का महल था। उसने सोचा कि यदि टीले पर बैठने मात्र से चरवाहे लड़के में बुद्धि और न्याय की ज्योति आ सकती है तो हमें गहरा खोदकर न्याय सिंहासन ढूंढ लेना चाहिए। मैं भी उस पर बैठूंगा और सब विवादों को सुनूंगा। फिर विक्रमादित्य की आत्मा इसी प्रकार मेरे शरीर में भी आएगी और मैं सदैव के लिए न्यायी राजा बन जाऊंगा। कुदालों और फावड़ों से वह घास का टीला खोदा गया। वह लड़का जो स्वयं न्यायाधीश बनता था बड़ा दुखी हुआ। उसने ऐसा अनुभव किया जैसे उसकी कोई अति प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। अंत में श्रमिकों ने कोई वस्तु देखी। उन्होंने उसे खोला तो उसके नीचे काले संगमरमर का चौकोर तख्त पाया जो पत्थर के 32 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। अवश्य ही वह विक्रमादित्य का सिंहासन था। खुशी खुशी उसे नगर में लाया गया और न्याय कक्ष में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक उपवास रखने और प्रार्थना करने का आदेश दिया और घोषणा की कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से इस सिंहासन पर बैठेगा। अंत में वह महान दिन आया। राजा को अपना सिंहासन ग्रहण करते हुए देखने के लिए भारी भीड़
जमा हो गई। इस बड़े कक्ष से होते हुए राजा के साथ राज्य के पुरोहित तथा न्यायाधीश भी आए। जब वे सिंहासन के पास आए तो दो पंक्तियों में बट गए। राजा उनके बीच से गुजरे। जब राजा सिंहासन पर बैठने वाले थे तो उनमें से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, रुको, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो? क्या तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? थोड़ी देर तक राजा कोई उत्तर न सोच सका। वह जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद वह बोला, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। देवदूत ने कहा, तो फिर जाओ और 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वयं को पवित्र कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको। ये शब्द कहकर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। राजा ने पुनः व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया, परंतु इस बार भी वैसा ही हुआ। दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा कि क्या उसने कभी दूसरों की धन संपत्ति लेने की नहीं सोची? राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वह सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। इस प्रकार जब भी राजा ने सिंहासन पाने की चेष्टा की, उससे किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछे और उसे हटना पड़ा। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक उस पत्थर को पकड़े केवल एक देवदूत रह गया। राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस दिन उसे अवश्य ही अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति मिल जाएगी। परंतु जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत बोला, हे राजा, क्या तुम्हारा हृदय बच्चे के समान बिल्कुल शुद्ध है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने योग्य हो। राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। यह सुनते ही देवदूत उस सिंहासन को अपने सिर पर रखकर आकाश में उड़ गया। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया। शब्दार्थ: तथ्य, आवश्यक बातें जिनसे सूचनाएं प्राप्त हों। खंडर, इमारतों के जीर्ण शीर्ण अवशेष जो समय के साथ पुराने भी पड़ गए हों। सर्वत्र, सब जगह। चेष्टा, प्रयत्न, कोशिश, प्रयास। पेचीदा, जटिल, अत्यंत कठिन। परिवर्तन, बदलाव। विस्मृत करना, भूल जाना, भुला देना। निकटवर्ती, समीप के। मनोरम, आकर्षक, मन को अच्छे लगने वाले। ज्योति, ज्ञान रूपी प्रकाश। लुप्त हो गया, दृष्टि से ओझल हो गया। निर्णय, फैसला।